हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस टेक्स। माय नेम इज़ ट्विंकल और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि देखा था हम ITR 1 को कैसे फाइल कर सकते हैं यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ITR 4 को कैसे फाइल कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल बेस्ड ऑफलाइन यूटिलिटी। सबसे पहले तरीका वही रहेगा डाउनलोड करने का। हम इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद हम असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR 4 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे और उसी के साथ हम डाउनलोड करेंगे प्रीफिल डेटा। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न को एक्सपेंड करके सबसे लास्ट में मिलता है। सब कुछ डाउनलोड कर लेने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अपनी एक्सेल यूटिलिटी। सो आपको कुछ ऐसी दिखेगी शुरू में जिसमें कुछ भी फिलअप नहीं हो रखा होगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली वो डाउनलोड जो किया आपने प्रीफिल डेटा वो अपलोड कर देना है। ध्यान रहे कि जो प्रीफिल डेटा वो आप 23-24 का ही डाउनलोड करें। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे। अगर आपकी बिजनेस प्लस सैलरी है तो आप अदर्स भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें नॉट एप्लीकेबल चूज कर सकते हो। फिर हमारे पास फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न है तो आप 139(1) चूज करोगे, बट अगर आपकी रिवाइज रिटर्न है तो आप 139(5) चूज करोगे। उसमें आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका आप रिसीप्ट नंबर और फिर डेट ऑफ फाइलिंग डालोगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपको कोई नोटिस आया इनकम टैक्स के थ्रू तो आप फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन पे क्लिक करके एप्लीकेबल नोटिस को चूज करोगे और उसके बाद वहाँ पे DIN नंबर और जिस डेट पे आपको ऑर्डर आया वो डेट यहाँ पे फिलअप कर दोगे। नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है, हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स regime अंडर सेक्शन 115 BSC। तो आपको यहाँ पे यस और नो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बिजनेस के केस में आप सिर्फ एक बार ही चूज कर सकते हो। आइदर आप ओल्ड रिजीम में ही रह सकते हो या फिर टैक्स रिजीम में। सैलरीड पर्सन की तरह आपको हर साल ये चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो भी लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं उनको फॉर्म 10IE भरना होता है। तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल्स फर्निश करनी होंगी, जैसे कि आपने किस असेसमेंट ईयर में ऑप्शन लिया था न्यू टैक्स रिजीम का, उसकी किस डेट पे आपने फॉर्म 10IE भरा था वो डेट और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर। क्या आपने पहले कभी ऑप्ट आउट करा है 15 BSC से, तो उस असेसमेंट ईयर में जब आपने फॉर्म भरा होगा उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर। फिर आपने अगर अब इसी साल ऑप्ट करा है तो पहले आपने फॉर्म 10IE भरा होगा, उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ऐसा आपको यहाँ पे पूरी फर्निश करनी होगी उसकी डिटेल्स, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट ऑप्टिंग करके भी आगे बढ़ सकते। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7th प्रोविजो। जैसा कि मैंने सैलरीड केस में बताया था कि उस टाइम सैलरीड के केस में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, लेकिन बिजनेस के केस में यहाँ पे 3 कंडीशन एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि अगर आपका करंट अकाउंट है और आपने उसमें 1 करोड़ से ऊपर तक की अमाउंट डिपॉजिट करी है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है ITR फाइल करनी। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करके आए हो और वहाँ पे आपका 2 लाख तक का एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी एक्सपेंस हो जाते हैं, तो भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है ITR फाइल करनी। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ऊपर का है तब भी आपके केस में ITR मैंडेटरी हो जाएगी। क्लॉज 4 ऑफ 7 प्रोविजो हमें ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 60 लाख से ऊपर का है प्रीवियस ईयर में तो आपके केस में मैंडेटरी हो जाएगी ITR भरनी। अगर आप प्रोफेशन में हो, यानी कि आप डॉक्टर और CEO और आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 10 लाख से ऊपर की है, तब भी आपके केस में ITR मैंडेटरी हो जाती है। और अगर आपके केस में टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर आपने कलेक्ट करा है 25,000 तक का, तो उस केस में भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी ITR भरने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या ये जो ITR है वो आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू भरी जा रही है, तो इसमें आप येस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप नो करते हो तो आपको नीचे की सारी डिटेल्स ब्लॉक हो जाएंगी, आपको भरनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर आप येस करते हो तो आपको उनका नेम, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उस अकॉर्डिंग ये भरना होता है। उसके बाद उनका एड्रेस, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होगा यहाँ पे। फिर आ जाएंगे हम शेड्यूल BP में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहली ये चीज़ है कि 44 AD क्या है। तो अगर आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, यानी कि आप कोई प्रोफेशन में नहीं हो, सिंपल बिजनेस है, तो आप यहाँ पे 44 AD भरोगे। नेम ऑफ बिजनेस में अगर आपके किसी बिजनेस का नाम है तो ठीक है, वरना आप अपना नाम भी भर सकते हो। बिजनेस कोड भरोगे आप अपने अकॉर्डिंग, और फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि आप क्या काम करते हो। नेक्स्ट हमारे पास 44 AD है। इसमें आपके CA, डॉक्टर्स, सारे प्रोफेशनल लोग आते हैं। इसमें अगर आपकी CA की फर्म है तो आप उसका नाम भर सकते हो, बिजनेस कोड भर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकते हो। लास्टली हमारे पास आता है 44 AE, जो कि गुड्स कैरेज के लिए होता है। या जैसे मान लो आप ओन करते हो, लीज करते हो, हायर करते हो, तो उस केस में आपको 44 AE भरनी होती है। लेकिन मोस्टली केसेस में 44 AD और
44 ADA ही होती है, 44 A ही रेयर केसेस में ही होती है। तो अब हम देखते हैं 44 AD में हम कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रॉस टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीप्ट। तो इसमें दो आपको ऑप्शन दिखेंगे, एक बैंक के थ्रू और एक कैश के थ्रू। बैंक के थ्रू जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ लिखोगे और उसका 6% आपको क्लेम करना होगा। कैश के थ्रू अगर आपकी इनकम हो रही है तो आप यहाँ पे उसे दिखाओगे और उसका 8% आपको क्लेम करना होगा, 8% या उससे ज़्यादा, ऐसे ही 6% या उससे ज़्यादा। फिर आपका जो भी यहाँ पे टोटल बन के आएगा वो आपकी शीट 1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। इसमें आपके लिए 4 चीज़ें जो होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं। एक हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक हमारी इन्वेंट्रीज, एक हमारा सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। ये चारों आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। तो ये आप अपनी, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है तो उससे टैली करके लिख सकते हो, वरना आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू भी ये चीज़ डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि ये मैंडेटरी है। फिर हम वापस आएंगे शीट 1 पे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, जैसे कि मान लो रेंटल इनकम ही हो रही है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ डिस्क्लोज करोगे। और अगर आपको अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो आप वो यहाँ पे शो करोगे और इसी की डिडक्शन आपको नीचे भी मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे डिडक्शंस हैं। 80C में आपको 1.5 लाख तक की मिल जाती है। 80D का आगे पूरा एक एनेक्सर है, 80C का आपको पूरा एक एनेक्सर मिलेगा। 80TTA में आपको देखिए सेविंग बैंक अकाउंट्स की 5558 की डिडक्शन मिल गई है। अब हम चलते हैं यहाँ पे TDS की शीट में। तो TDS की शीट में बेसिकली आप अगर सैलरीड प्लस बिजनेस है तो आपको TDS 1 का एनेक्सर फिल करना होगा। लेकिन अगर आपका कहीं और से TDS कट रहा है अदर देन सैलरी, अगर आपका TDS कट रहा है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरोगे। हेड ऑफ इनकम में आप चूज़ करोगे। जैसे आप यहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन चूज़ करोगे तो आपको ये दोनों नहीं भरने होते, मैंडेटरी नहीं रह जाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी इनकम चूज़ नहीं करोगे तो ये दोनों आपको भरने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे करा है तो आप यहाँ पे उसकी चालान की डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि BSR कोड हो गया, डेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सीरियल नंबर ऑफ चालान हो गया, अमाउंट हो गया। ये सारी डिटेल्स आपको उस चालान रिसीट में मिलेंगी, तो उसको आप देखकर अच्छे से भर सकते हो। डिटेल आपको 26 में भी मिलेगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अगर आपने कहीं से टैक्स कलेक्ट करा है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। फिर हमारे पास आती है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका टोटल जितना भी आपका शेड्यूल IT में समराइज बना है वो यहाँ पे आपका दिखेगा, और जितना भी आपका TDS रिफंड आना है वो भी आपको यहीं पे दिखेगा। उसके बाद नीचे है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स दिखेंगी, तो उसको आप वेरीफाई करोगे। उसको आप अपनी पासबुक के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए अपनी सिटी डालना मैंडेटरी हो जाता है, जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके, वरना प्लेस का एरर बहुत ज़्यादा आता है इस चीज़ में। फिर हमारे पास आती है 80D। इसमें अगर आप या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट किया है तो वहाँ से आपको ATC का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे उसकी भी डिडक्शन ले सकते हो। ये सारा काम कर लेने के बाद आपको एक एक शीट को वैलिडेट करना है सबसे पहले। उसके बाद अगर उसमें कोई एरर आती है तो उस एरर को रेक्टिफाई करना है। के बाद जब आप एरर रेक्टिफाई कर लोगे और हर एक शीट पे मान लो आपने इनकम की शीट वैलिडेट करी और शीट इनकम इज ओके लिखा आ गया तो ठीक है, वरना आपको एरर सारी रेक्टिफाई करनी है। उसके बाद कैलकुलेट टैक्स करना है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपको जनरेट JSN करना है, और जनरेट JSN जैसे आप करोगे तो आपके पास एक ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा, इसे ओके कर देना है। वापस आना आपको E-फाइलिंग पोर्टल, फिर आपको E-फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाकर फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपको चूज़ करना है असेसमेंट ईयर, सेलेक्ट करनी है फाइलिंग टाइप, और फिर आपको चेक करना है कि आप पे ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, और फिर आपको ITR 4 चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे JSN अपलोड कर देना है। उस पर कोई एरर आएगी तो वहीं पे नीचे लिखा आ जाएगा, वरना वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपके पास एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो ये थी ITR 4। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेल के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट रहता है आप एक प्रोफेशनल से अपनी ITR फाइल कराओ। तो अगर आपको अपनी ITR फाइल करवानी है तो आप हमें मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।